पुंछ, राजौरी, नौशहरा, ये सारा पाकिस्तान के काबू में रहता है। पुंछ के लिए एक नेहरू जी को क्रेडिट देना पड़ेगा। कई बार तो एक दो इंस्टांस ऐसे हुए कि घोड़े का मीट खाना पड़ा बिकॉज खाने को कुछ नहीं था। राजौरी और पुंछ दुश्मन के पास रह गए। नमस्कार, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भारतीय सेना की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में हमने आपको पिछले कई प्रोग्राम्स में बताया है। आज एक अहम विषय ये है पुंछ का, क्योंकि पुंछ ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुश्मन ने पुंछ को 1 साल तक जो है घेर के रखा था। क्यों ये 1 साल के लंबे समय तक दुश्मन ने पुंछ को घेर के रखा, ये हम सब जानेंगे। हमारे साथ कर्नल अजय रैना हैं, एसएम। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, पुंछ ज़िला क्यों इतना अहम था दुश्मन के लिए, और 1 साल का लंबा समय ये क्यों लगा? पुंछ को अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो पुंछ को गेटवे टू कश्मीर मानते हैं जी। हालांकि 47-48 की वॉर में ये जो आज जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक सड़क थी जो मुजफ्फराबाद से कश्मीर जाती थी जी। लेकिन उससे पहले, इस एज आने से पहले जितने भी अटैक जो बाहर वालों ने कश्मीर पे करने की कोशिश की, वो सारे पुंछ की तरफ से आए। जहाँ तक कि आप सिकंदर महान के समय में जाएंगे 326 BC में, तो उसकी भी जो महाराजा पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। पोरस जो था पुंछ का, जो सदर्न पुंछ, जो पलंदरी का इलाका, वहाँ का राजा था। और उसने सिकंदर के साथ जो लड़ाई के बाद सिकंदर वहाँ से लौट गया था। उसके बाद लोहारा कोट करके एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है पुंछ के ईस्ट में, जहाँ से एक्चुअल रूट जाता था कश्मीर में। तो जितने भी इन्वेडर्स आए, गजनी भी आया, उसको वहीं पे रोका गया। अच्छा। सो उस ज़माने से और आज के ज़माने में पुंछ की अहमियत जब आप कश्मीर को देखते हो, जम्मू कश्मीर को देखते हो, तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक एपिसोड में पहले बात की थी कि जो जेलम है वो बारामूला में जाके, उरी में जाके, फिर वो साउथ नीचे की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ पे बॉर्डर डिफाइन होता है J&K स्टेट का और पाकिस्तान का। तो वो जो इलाका है जेलम के साथ साथ चल रहा है नीचे की तरफ, वो सारा पुंछ रीजन है। हम जब पुंछ बोलते हैं, उसको 2 तरीके से हम बात करते हैं पुंछ की। एक तो पुंछ प्रॉपर टाउन जो है और जो उसके आगे पास के इलाके हैं, और एक पुंछ रीजन है जिसमें पूरा पुंछ नीचे मीरपुर तक, हम उसको पूरा पुंछ ही कहते हैं। तो मीरपुर के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो जो पुंछ है, इसको हिट करने का मतलब ये है, अगर आपने पुंछ काबू कर लिया ये पाकिस्तानी की नज़र से, तो आपके सामने कश्मीर और पुंछ के बीच में सिर्फ पीर पंजाल का पहाड़ खड़ा है। हाँ। तो जिसके पास पुंछ है, उधर से 6 लश्कर वहाँ से आ रहे थे, 10 पुंछ से आ रहे थे। तो पुंछ की इतनी इंपॉर्टेंस थी, कश्मीर से ज़्यादा उन्होंने सेना यहाँ भेजी। एम ये था कि यहाँ से ये पीर पंजाल को कैप्चर करेंगे। नीचे आगे वैली में कश्मीर खुला हुआ है, उधर से बारामूला से उनके 6 लश्कर आ रहे थे। तो उसके बाद उनको वहाँ से हटा पाना तो इम्पॉसिबल होना था। तो ये पूरा जो हमारा पूरा बेल्ट है, पुंछ, राजौरी, नौशहरा, ये सारा पाकिस्तान के काबू में रहता है। पहले भी कई बार मैंने मेंशन किया कि पाकिस्तान की जो मंशा थी वो चिनाब के उस तरफ, जैसे अखनूर, छम, जोड़ियाँ, बिम्बर, मीरपुर, इस सारे इलाके को, ताकि चिनाब एक बड़ा ऑब्स्टेकल रहता बिल्कुल इंडिया के और उनके बीच में जी। और आगे फिर वो वैली से उनका पूरा आपस में मैशअप हो जाता। तो ये पुंछ की इंपॉर्टेंस आज से 2500 साल पहले भी थी और आज भी उतनी है, और 47 में भी थी। सर, आपने एक किताब भी लिखी है, होल्ड एट ऑल कॉस्ट्स जी। इसका मतलब है कि होल्ड करके रखना दुश्मन को बहुत लंबे समय तक, जो मोटा मोटा मुझे समझ में आता है। एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है पुंछ का, लेकिन क्या घटनाएं उस वक्त घटी कि वो इतना अहम, जैसे आपने बताया, बहुत अहम बन गया, और 1 साल तक ऑल कॉस्ट, क्या कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ी उसमें? हाँ, ये जो टॉप, इसका जो नाम है बुक का, ये बेसिकली पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट था कि जब उनको बोला गया था कि जब देखिए, जब कश्मीर पे विपदा आई, वो आई 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर से पहले कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, सितंबर ऑनवर्ड्स कठुआ, सांबा, इस बेल्ट में रेड्स आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर आप पुंछ की बात करें तो 14 अगस्त से ही पुंछ इलाके में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। काफ़ी रावलकोट, बाग, पलंदरी, ऐसे वहाँ छोटे मोटे बहुत सारे गाँव थे जहाँ कुछ लोगों ने जिहाद का नारा पहले लगा रखा था, और उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे चढ़ा दिए बिल्डिंग्स पे। स्टेट फोर्सेज जिनके बारे में हम बात नहीं करते, उन्होंने 14 अगस्त से लेके राइट टिल नवंबर, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, इन सभी डिफ़िकल्टी को झेला। जब देखो आपकी लोकल पॉपुलेशन आपके खिलाफ हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मीरपुर, फिर पुंछ एक ब्रिगेड थी पहले, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस
दो ब्रिगेड बन गई, पुंछ ब्रिगेड, मीरपुर ब्रिगेड। मीरपुर के बारे में हम विस्तार में बात कर चुके हैं। पुंछ में भी सेम था कि छोटी छोटी टुकड़ियां, एक कंपनी यहाँ एक कंपनी वहाँ थी, और जो वो इन्वेडर्स थे जिनके साथ लोकल मिले हुए थे वो आते हजारों की संख्या में। फिर रिफ्यूजीज थे हर गांव में। जो जेलम के पार पाकिस्तान के इलाके में हिंदू थे, सिख थे, वो भी माइग्रेट करके पुंछ की तरफ आ रहे थे। तो ये 3-4 महीने लगातार स्टेट फोर्सेस बिना किसी सपोर्ट के अपने लेवल पे, बिना अम्यूनिशन कम पड़ रहा है, लोग कम पड़ रहे हैं, जख्मी हैं। अब इमेजिन करिए, कोहाला एक जगह है पुंछ के वेस्ट में, वहाँ से कैप्टन लाभ सिंह थे, वो उनके पास टोटल कुल मिला के कोई 115-20 की नफरी थी जी। और उस नफरी के साथ 15,000 रिफ्यूजी लेके वो 7 दिन दुश्मन से लड़ते 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 पुंछ पहुंचे। अब इमेजिन कीजिए कि आप 15,000 लोगों को अगर चारों तरफ से सुरक्षा भी देनी है तो नहीं दे सकते, पहाड़ी इलाके में चलने के रास्ते नहीं है, फुटपाथ हैं, और दुश्मन पहाड़ियों पे बैठा है। ये सब जब हो रहा था, जब कश्मीर को से उनको खदेड़ा जा रहा था, तो 13 नवंबर को उरी में इंडियन आर्मी पहुंच गई। उस टाइम तक JNK में, जम्मू रीजन में कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, स्टेट फोर्सेस को अपने हाल पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी भी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, फोकस पूरा कश्मीर पे था। 13 नवंबर के बाद जब उधर स्टेबलाइज हुआ तो डिसीजन लिया गया कि चलो यहाँ पे अभी ये जो नौशहरा, जंगड़, ये पूरा इलाका दुश्मन के आगे, नौशहरा तो अपने पास ही था, स्टेट फोर्सेस की टुकड़ी थी वहाँ पे, उसके आगे पूरा चला गया था अपने हाथ से, मीरपुर, कोटली, बिम्बल, इसको रिकैप्चर करने का प्लान बना। तो ये जाके अराउंड 26 नवंबर के आसपास जब फौज वहाँ पहुंची और फाइनली हॉल्ट कर गई, बिकॉज जो 50 पैरा ब्रिगेड थी, जिसमें 5 कहने को बटालियंस थी, लेकिन एक्चुअली 5 कंपनी स्ट्रेंथ थी टोटल, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में जवानों का एक्सचेंज चल रहा था, तो स्ट्रेंथ बहुत कम थी। तो पूरी जम्मू से लेके जंगड़ तक वो 5-6 कंपनियाँ स्प्रेड आउट थी, बैरीपतन का पुल उड़ा हुआ था, काफ़ी इशूज़ थे। तो बेसिकली आर्मी का एक्शन, जो आगे जाने का एक्शन था, वो एंड नवंबर में ख़त्म हो गया। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जहां हमारी आर्मी पहुंची सबसे दूर, जंगड़, वो भी बाद में हमारे हाथ से गया, फिर हमने कैप्चर किया। उसके आगे पुंछ रह गया, जंगड़ के आगे राजौरी और पुंछ दुश्मन के पास रह गए। अच्छा, उधर कश्मीर दुश्मन के पास से खदेड़ा था। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी कि इंडियन आर्मी पुंछ पहुंच नहीं पाई। कश्मीर से जो उन्होंने सोचा था कि पुंछ का कांटेक्ट करेंगे, वो हो नहीं पाया, बिकॉज उरी से पुंछ का लिंकेज था। अच्छा, एक्चुअल रास्ता जो है जम्मू से पुंछ, राजौरी जो भी है, ये तो है, लेकिन उस जमाने जो मेन रोड थी वो थी बारामूला से उरी, कश्मीर से, श्रीनगर से, और उरी से आप पीर पंजाल के ऊपर से हरजी पीर पास से पुंछ में उतरते थे। अच्छा, तो अभी हुआ क्या कि वो वहाँ से उड़ी से उनको खदेड़ दिया, और इधर पुंछ में आर्मी पहुंची नहीं, तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन बन गई। हाँ बिल्कुल, पुंछ एक अलग थलग पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 साल तक, जैसे यानी कि फोकस था वो उड़ी पे था, वो तो लेकिन हाँ कश्मीर पे, लेकिन जो पुंछ था उसकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से वो काफ़ी अलग थलग पड़ गया। रिसोर्सेज ही नहीं थे, रिसोर्सेज ही नहीं थे। जो खदेड़ते खदेड़ते उड़ी तक पहुंचे तो एक किस्म का वहाँ एग्जॉस्ट होनी शुरू होगी इंडियन आर्मी के रिसोर्सेज। इधर से जो जम्मू की तरफ से नौशहरा होते हुए गई, वो जंगड़ के आगे जा ही नहीं पाई, वो तो मीरपुर को ना बचा पाई, कोटली बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू हुआ। तो बीच में जो राजौरी और जो बच गया हिस्सा नौशहरा के आगे, चिंगस, राजौरी और पुंछ, वो अलग थलग पड़ गया। उसे पुंछ में, क्योंकि पुंछ में ब्रिगेड थी, और पुंछ एक ऐसा टाउन था जिसमें अपनी जो स्ट्रेंथ थी लोगों की, वो तो थी 30,000 के आसपास पॉपुलेशन, उसमें 15,000 रिफ्यूजी भी आके बैठे हुए थे। हाँ। और आर्मी सिर्फ वहाँ पे जैकरिफ की 2 यूनिट्स माइनस थी, एक ब्रिगेड कहने को थी, और अब उनको पूरी तरीके से घेर लिया गया था। 22 नवंबर को पहली बार इंडियन आर्मी की पहली टुकड़ी पुंछ पहुंची वाया हाजीपीर पास, क्योंकि जब उरी तक उनको भगा दिया दुश्मन को, तो वहाँ से हुक्म दिया गया 161 ब्रिगेड को कि आप यहाँ से लेफ्ट मुड़िए साउथ, हाजीपीर क्रॉस कीजिए और आप पुंछ में उतरिए। तो वो जो ब्रिगेडियर साहब अपने साथ 2 यूनिट्स लेके आए, उसमें भी एक ट्रेजेडी हो गई। एक यूनिट तो पहुंच गई, ब्रिगेडियर प्रीतम साहब, बाद में कर्नल प्रीतम सिंह थे उनके सीईओ, और पीछे एम्बुश हो गया क्योंकि 200 गाड़ियां थी और कच्चा रास्ता था, तो ब्रिगेडियर साहब को वापस जाना पड़ गया। तो फाइनली हुआ ये कि 21 और 22 नवंबर को पुंछ में जैक फोर्सेस की जो 2 बटालियन और बची हुई जो मार खा रही थी काफ़ी देर से, और एक बटालियन से भी एक कंपनी कम इंडियन आर्मी के वहाँ पहुंची, और फिर बाद में GRI गुरखा राइफल्स, इन सब ने मिलके 1 साल पुंछ को बचा के रखा। रोड लिंकेज कोई नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तो ये 1 साल की जो जंग लड़ी गई, उसमें जो वहाँ पे 1 कुमाऊं पैरा कुमाऊं के जो सीईओ थे कर्नल प्रीतम सिंह, जो बाद में उनको ब्रिगेडियर बनाया गया, और जो सबके सेक्टर कमांडर बने, उनकी लीडरशिप के नीचे आर्मी ने डिफेंसिव होने के बजाय
ऑफेंसिव करते करते अपने आप को अपना जो सुरक्षा चक्र बना रखा था उसको फैलाया। हाँ ठीक, फैलाते दुश्मन को 1 साल रोक के रखा। हाँ, तो ये एक बड़ी तो सर लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल विल नहीं थी उस वक्त। अगर पॉलिटिकल विल होती तो शायद ज़्यादा जो है भारतीय सेना अच्छा परफॉर्म करती या ज़्यादा हम अंदर चले जाते पुंछ में। क्या ऐसा है, ये सही बात? पॉलिटिकल विल पे इश्यूज क्वेश्चंस हमेशा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पुंछ की जो सीज थी, घेराबंदी थी, वो जैसे मैंने कहा नवंबर में इंडियन आर्मी पहुंची, नवंबर 47 में, और नवंबर 48 में जाके दोबारा वो घेराबंदी टूटी जब इंडियन आर्मी पैदल चल के रजौरी से होते हुए उनसे मिली। अब 1 साल के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें बड़ा कुछ सिर्फ पुंछ में नहीं हो रहा था, कश्मीर में हो रहा था, गिलगित कारतूम में हो रहा था, लद्दाख में हो रहा था। हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी जगह ऐसा एक्चुअली बिलीव होता है जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री की, हाँ इंडियन आर्मी को किसी जगह पे रोका गया, जिसके कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिश इसको एक चेस की गेम की तरह खेलते थे। बिल्कुल। उनको कुछ इलाका पाकिस्तान को देना था, उधर भी उनके तीनों चीफ ब्रिटिश, इधर भी तीनों चीफ ब्रिटिश, सुप्रीम कमांडर ब्रिटिश, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश, तो अपनी वो कंट्रोल कर रहे थे। उरी पहुंचने के बाद मुजफ्फराबाद क्यों नहीं पहुंचे, उसमें मिलिट्री रीजंस भी हैं कि मुश्किल था, लेकिन पॉलिटिकल जैसे आपने कहा बिल्कुल इशू थी। पुंछ समहाउ एक, जबकि मीरपुर में बड़ा ब्लेम आता है कि वहाँ क्यों नहीं गए। हाँ बिल्कुल। पुंछ के लिए एक नेहरू जी को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये जो होल्ड एट ऑल कास्ट है, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है। अच्छा। ब्रिटिशर्स ने कहा था पुंछ को खाली कर देते हैं, वो लगभग पड़ा हुआ है, मारे जाएंगे सारे लोग। उसने कहा था नो, पुंछ शुड बी हेल्ड एट ऑल कास्ट, होल्ड पुंछ एट ऑल कास्ट। अच्छा, इसलिए इस बुक का नाम प्रेरित है। तो इसमें एक चीज़ है जिसमें नेहरू जी को क्रेडिट देते हो, उन्होंने अपना फुट डाउन कर दिया ब्रिटिश की पूरे प्रेशर के अंडर। बोला वहाँ पे हमने पुंछ को खाली नहीं करना है, हमने अपनी आर्मी वहाँ भेज के लिंकअप करना है। फिर उसमें जो 1 साल हुआ तो उसकी बड़ी, ये आपने बहुत अहम बात कही कि जब नेहरू जी ने ये कहा कि होल्ड पुंछ एट ऑल कॉस्ट, तो एक जज्बा जाग जाता है सेना में भी। उसके बाद कुछ चेंज आया, घटनाक्रम बदला, कुछ सेना की जो एक स्ट्रेटजी थी उसमें चेंज आया? नहीं, बड़ा कुछ हुआ। अगर पुंछ, हम लोग पुंछ के हैं, मेरी अपनी फैमिली बाग से माइग्रेट करके आई, हमारे जो पूर्वज थे। 1 साल जो पुंछ का रहा वो एक अपने आप में हिस्ट्री है जो हम लोग पढ़ते नहीं है, और इसलिए मैंने एक किताब लिखी। बिल्कुल। बड़ा कुछ हुआ वहाँ पे। देखिए, अगर इंडियन आर्मी नहीं पहुँचती, पहली बात तो उनको तो सिर्फ अम्यूनिशन की कमी और ज़्यादा इन्वेडर्स होने के कारण पुंछ टाउन को उन्होंने कैप्चर कर लेना था। जो रजौरी में उन्होंने 10-12 मारे सिविलियंस, और जो 20,000 के आसपास मीरपुर में मारे, सेम स्टोरी पुंछ में होती, और फिर पुंछ हमारे हाथ से निकल जाता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले वहाँ क्योंकि रोड का लिंक नहीं था, और जैसे मैंने कहा कि 15 से 20,000 रिफ्यूजी ऊपर आए हुए थे। जिस टाउन की स्ट्रेंथ 12,000 15,000 और वहाँ 40,000 लोग हो गए, फौज भी आ गई। अब खाना कहाँ से आए? हाँ, तो सबसे पहले ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब ने सिविलियन साथ में लोगों को मिला के एक कच्ची सी एयर स्ट्रिप बनाई। उस एयर स्ट्रिप पे कभी कोई लैंड नहीं किया था। एक और हमारे एयरफोर्स के बहुत जाबाज अफसर थे, बाबा जी कहते थे उनको, एयर कमोडोर, उस टाइम विंग कमांडर थे, मेहर सिंह, उन्होंने हिम्मत दिखा के वहाँ पे लैंड किया। अच्छा, कहते हैं कि बहुत बार जब जहाज वहाँ से लैंड करता था या टेक ऑफ करता था, उसकी साइड रगड़ खा जाती थी चट्टानों से, इतना नैरो था। एक तरफ नीचे नाला है, सामने पहाड़ी है, और आप सीधा लैंड कर रहे हो, थोड़ी सी जजमेंट होगी एरर तो क्रैश कर जाओगे। ऊपर से पाकिस्तानी आपके ऊपर फायर कर रहे हैं। इसके बावजूद 1 साल तक पूरा जो लिंक, अम्यूनिशन का आना, दवाइयों का आना, राशन थोड़ा बहुत आना, वो सारा बाई एयर ही आता रहा। क्योंकि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात की, जो एयरफोर्स की कैरी करने की कैपेसिटी थी राशंस की, वो इतनी नहीं थी कि सबको खाना 40,000 लोग थे खिला सके। जहाज उस टाइम में छोटे होते थे, ऊपर से स्ट्रिप थी नहीं, ऊपर से फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की, पहाड़ियों पे वो बैठे हुए हैं, आपका जहाज लैंड कर रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि कैसे कैसे लैंड करते थे, धोखा दे के लैंड करते थे। तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब ने एक वहाँ सिस्टम शुरू किया कि जैसे फसल, अभी क्या था, रिफ्यूजी जो थे वो आगे पीछे गांव से आके पुंछ में बसे हुए थे, उन गांव में पाकिस्तानी आगे बैठे हुए थे। जैसे फसल काटने का टाइम होता था और उन गांव में फसल कटती थी, तो इंडियन आर्मी जाकर रेड लगाती थी सिविलियंस के साथ। अच्छा, और उस पूरी फसल उठा के ले आते थे। अच्छा, तो उसको बोलते हैं ग्रेन हार्वेस्टिंग रेड। हाँ, तो जैसे जैसे मक्की हुई, जब 2 बार बहुत मेजर रेड्स हुई, फिर उनकी गाय, भैंस, घोड़ा सब लेके आते थे। अच्छा, और क्योंकि जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिनको दूध की बहुत जरूरत थी, फ्रेश मिल्क, उसके अलावा लोगों को प्रॉब्लम होती थी उनके बिना, तो वो कमी वहाँ से पूरी की। अभी यहाँ से गाय लेके तो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। तो ये एक इनोवेशन थी जो पुंछ में की गई, और सिविलियंस और आर्मी का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा। आज तक भी लोग वहाँ जो है वो मिलिट्री, और मेरी अपनी यूनिट वहाँ पे है,
बहुत अच्छी कॉपरेशन है, लोग याद करते हैं उन चीज़ों को। फिर पुंछ में एक साल में एक जो और देखने वाली बात ये थी कि जब जुलाई 48 में जो पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, एक ऑर्डर सा आ गया था कि भाई आपने हमला नहीं करना। अच्छा। अब हमला नहीं करना तो ठीक है जब तक आप दुश्मन के इलाके में हमला नहीं कर रहे, लेकिन दुश्मन जब आपके इलाके में बैठा हुआ है, आप उसको भगा नहीं रहे, तो उसको आप हमला थोड़ी कर रहे हो, तो आप अपना इलाका खाली करा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भी रोक लग गई थी। अच्छा। क्योंकि यूएन का प्रेशर और इंडिया झुक गया था टू सम लिमिट। लेकिन पुंछ में ब्रिगेडियर प्रीतम साहब ने अपना टेम्पो बना के रखा। इनफैक्ट जब सीज फायर हुआ है 1 जनवरी 1949 में, उस दिन भी पुंछ ब्रिगेड में एक्शन चल रहा था, और जो लोग जख्मी हुए थे, तो जब आर्मी कोर्ट ने पूछा लोग जख्मी कैसे हो गए, सीज फायर हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं माइन फील्ड में पैर पड़ गया और माइन लगी थी, पता नहीं चला। तो एक लीडरशिप का बहुत अच्छा एग्जांपल आने वाली जनरेशन के लिए कि जब बहुत रात, देखो जब सब कुछ है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। नो मन तेल और राधा वाली जो बात, क्योंकि सर वो पहले से ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, क्योंकि सेना का जो जवान है वो ज़्यादा सख्त हो जाता है जब मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन यहाँ एक कंट्राडिक्शन भी आती है। आपने कहा कि नेहरू जी ने ये कहा कि पुंछ को बचाना है एट ऑल कॉस्ट, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही जो है ज़मीन को खाली करवाने में भी पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो इसको कैसे देखते हैं? इमेच्योरिटी, एक्सपीरियंस क्या था। देखिए एज अ फ्रीडम फाइटर आप नारेबाजी कर सकते हो, जब आपके हाथ में कमान आती है ना, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बिल्कुल। इसलिए घर का हेड उसी को मानते हैं जो कि एज जिसने जिंदगी देखी हो। आप 10 साल के बच्चे को हेड ऑफ फैमिली नहीं बनाते। बिल्कुल। तो पॉलिटिकली तो उनको एक्सपीरियंस जीरो था। ऊपर से जो इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का, बहुत कहानियां हैं लॉर्ड माउंटबेटन की, लेडी माउंटबेटन की। वो कहानियों को हम साइड पे भी रखते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट थे, गिलगित कैसे लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट लद्दाख भी हड़प लिया था। तो उस इन्फ्लुएंस के ऊपर, अपनी इमेच्योरिटी के ऊपर, और अपनी आर्मी की बातों को छोड़ के, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठे थे सीनियर, उनकी बातों पे विश्वास करके, तो यस ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका कोई रिप्लाई जो मुझे, तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि ये वर्ड उन्होंने बोले, होल्ड पुंछ एट ऑल कॉस्ट। अगर ये ना बोले होते तो आज तो पूरा नक्शा चेंज हो गया होता। शायद हमारा जम्मू इधर अखनूर के आगे होता ही ना, अखनूर पुल के आगे पाकिस्तान होता, POJ के होता। हाँ बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल, वो बड़ा मुश्किल होता स्ट्रेटेजिकली इंडिया को काउंटर कर पाना आज के डेट में पाकिस्तान को। सर इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि 1 साल का जो लंबा समय होता है, ये वक्फा बहुत लंबा होता है, क्या क्या मुख्य घटनाएं वहाँ यहाँ हुई जो लोगों को जाननी चाहिए? ये जैसे मैंने कहा आपको, एक तो 1 साल रोक के रखा, और रोक के रखने के लिए उसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये नहीं कि आप बैठे रहे। हाँ। आपने आगे जाके बाहर जाके हिट आउट किया, उनको वहाँ से खदेड़ा, फिर वो उन्होंने घुसने की कोशिश की। फिर आर्टी की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई आर्टिलरी की। जैसे हमारा जहाज लैंड करता था, उनकी आर्टिलरी फायर करती थी। जो हमारी आर्टिलरी थी उनकी आर्टिलरी तक पहुंच नहीं सकती थी। फिर हमारी गन्स बुलाई गई, फील्ड गन्स, पहले मोटर्स आई, फिर फील्ड गन, माउंटेन गन्स आई। हमारी माउंटेन गन आई तो उनकी गन्स भाग गई वहाँ से, बिकॉज वो रेंज में आ गई। फिर उन्होंने लॉन्ग रेंज फील्ड गन लाई और फिर पुंछ पे उठाया, तो हमारी फिर फील्ड गन्स लाई गई। तो एक आर्टी का बहुत अच्छा चलता रहा। ग्रेन का रेड हुआ, वो पूरी सिविल और आर्मी को मैनेज करना। इकट्ठे लंगर लगाए गए, घरों में खाना नहीं बनता था। अच्छा। 4-5 जगह लंगर लगाए गए। कई बार तो 1-2 इंस्टांस ऐसे हुए कि घोड़े का मीट खाना पड़ा, बिकॉज खाने को कुछ नहीं था। अच्छा। और उस टाइम आर्मी ऑफिसर्स ने सिविलियन के साथ खड़े होकर खाना खाया कि ये ना कहे कि देखो जी ये अलग खा रहे हैं। सिविल आर्मी लाइसेंस बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ी उसमें था बात होती है। और विल पावर, हाँ विल पावर जो सिविलियंस ने भी दिखाई, उनको फेथ था फौज पे, और फौज को फेथ था अपनी लीडरशिप पे, और उसमें जो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने खड़े होकर उस समय को संभाला। ये एक बहुत बड़े लेसन्स हैं जिनको स्टडी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरह से कर्नल अजय रैना SN ने बहुत अहम जानकारियां दी जो शायद बहुत कम लोगों के पास पहुंची होंगी, कि 1 साल का लंबा वक्फा और भारतीय सेना का वो विल पावर था, वो जज्बा था जिसने पुंछ को बचा के रखा। हालांकि पॉलिटिकल विल में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि जो भारतीय सेना का इतिहास है वो ये दिखाता है कि वो जज्बा ही था कि जम्मू कश्मीर का जो पुंछ अहम इलाका है वो आज भारत के पास है। नहीं तो अगर उस वक्त जज्बा नहीं दिखाया होता भारतीय सेना ने तो ये पाकिस्तान के पास भी जा सकता था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।